नमस्कार। हमारे देश में हड्डियों की बीमारियां एवं समस्याएं बड़ी कॉमन है, जिनमें से ऑस्टियोपोरोसिस बीमारी एक है। 20 अक्टूबर वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे के रूप में मनाया जाता है। इसी बीमारी को लेके आज चर्चा करेंगे हमारे साथ सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, यूनिट हेड एंड एसोसिएट डायरेक्टर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर अखिलेश यादव। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सुमन। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे बुलाया और जो मुझे जानकारी है ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिसनर्स को, आपके सब्सक्राइबर्स को बता सकूँ। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या और हमारे देश में कितनी कॉमन और गंभीर है? डॉक्टर सुमन, आपने पूछा कि ऑस्टियोपोरोसिस है क्या। ऑस्टियोपोरोसिस अगर हम इस शब्द को ही देखें तो इसमें ऑस्टियो मतलब बोन, पोरोसिस मतलब खोखला हो जाना। तो हड्डियों का खोखलापन, हड्डियों की कमजोरी ही ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और अगर हम बात करें गंभीरता की और वर्ल्ड वाइड लेवल पे देखें तो 2020 के आंकड़ों के अनुसार पूरे वर्ल्ड में करीब 20 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रसित हैं। और इंडिया की बात करें तो आप ये मान के चलिए कि करीब 5 करोड़ पर्सन्स इस बीमारी से ग्रसित हैं। और अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं करीब 45 लाख महिलाएं हैं जो 60 साल की उम्र के आसपास हैं और वो उनको ये बीमारी काफ़ी कॉमन है। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं? क्या क्या सिम्टम्स आए एक पर्सन में जिसमें कि वो अलर्ट हो जाए और डॉक्टर से कंसल्ट करे? तो डॉक्टर सुमन, अगर हम लक्षण की बात करें तो सबसे कॉमन तो होता है पेन, और पेन में भी बैक पेन सबसे ज़्यादा कॉमन है। और मैं अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में देखता हूँ कि जो महिलाएं बेसिकली 45, 50, 60 में हैं तो उनमें बैक पेन में अक्सर ऑस्टियोपोरोसिस होती है। और अदर सिम्टम्स की बात करें जैसे मस्कुलर पेन है, बोनी पेन है, पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी हर हड्डी में जगह जगह दर्द है। उनकी आप पैर की हड्डी दबाएंगे तो उनको पेन होगा। और थकान हो जाना, और कभी कभी ये भी होता है जब मोस्ट एक्सट्रीम केसेस में कि पेशेंट को फ्रैक्चर हो जाता है तब पता चलता है कि ऑस्टियोपोरोसिस है। और इन फ्रैक्चर्स में जो कॉमन फ्रैक्चर्स हैं, अपने आप जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कोलैप्स हो जाती है, वो दब जाती है बिना किसी इंजरी के। या ये देखा जाता है कि अगर पेशेंट मान लीजिए हल्का सा उसको झटका भी लग गया तो कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाता है। हल्का सा अगर वो गिर गया, यानी कि वो उतनी इंटेंसिटी, उतनी फोर्स के साथ नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी उसको फ्रैक्चर हो जाता है। और जब हम एक्सरे कराते हैं, जब हम जांचें कराते हैं तो पता चलता है कि भाई इनको तो ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। और आपने जैसे पूछा था कि क्या चीज़ शुरुआत हो कि हम सतर्क हो जाएं और डॉक्टर को कंसल्ट करें, तो मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि अगर शरीर में थकान बहुत ज़्यादा है, अगर आपको बोनी पेन्स ज़्यादा हैं, अगर आपको बहुत पुराना कमर में दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। तो डॉक्टर साहब, आपने ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी के लक्षणों को बहुत अच्छी तरह समझाया। मैं ये चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इसके मुख्य कारण भी बताएं। तो जैसा लक्षणों के बारे में अगर बात करें डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें एक नॉर्मल फिजियोलॉजी की, तो हमारे शरीर में हड्डी बनने और बिगड़ने की प्रोसेस के बीच में संतुलन बना रहता है। अगर बनने की प्रोसेस बिगड़ने की प्रोसेस से अच्छी चल रही है तो आदमी स्वस्थ रहता है। अगर बिगड़ने की प्रोसेस यानी कैटाबॉलिक एक्टिविटी अगर वो तेज़ हो गई है तो ज़रूर हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी। ऐसा ये देखा गया है कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम का डिपोजिशन होता है, हड्डियों की जो मजबूती होती है, वो 30 साल की उम्र तक काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और 30 साल के बाद ये धीरे धीरे डिग्रेडेड होने लगती है। तो वो समय होता है कि हमें अपना संतुलन बना के रखना चाहिए। और कारणों की बात करें तो इसमें हम इनको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक जो कि मॉडिफाइबल हैं, एक जो कि नॉन मॉडिफाइबल है। तो अगर मैं नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आता है जेंडर, यानी कि फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एंड सेकेंड थिंग इज़ एज जैसे जैसे बढ़ेगी और जैसे मैंने बताया है कि कैटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती जाती है तो एज के साथ भी ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या होती है। तीसरा फैक्टर अगर हम देखें तो रेस का मतलब ये होता है कि अगर हम एशियन रेस के हैं तो हमारे अंदर जो ये इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। चौथा, फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में इसकी प्रॉब्लम है, जैसे दादा दादी, नाना नानी या माँ बाप में अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो बच्चों में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होगी।
और एक आखिरी नॉन मॉडिफाइड फैक्टर जो है वो है बॉडी मास इंडेक्स। अगर हमारे शरीर की जो संरचना ऐसी है कि हाइट छोटी है, हम मोटे हैं, तो हमारे अंदर इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो ज़्यादा होगी। और अगर हम आगे बात करें हार्मोनल फैक्टर्स की, तो जिन लोगों को हार्मोनल प्रॉब्लम है, जैसे कि थायराइड, हाइपोथायराइड वाले पेशेंट्स को ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। या अगर कोई किसी में हाइपर एक्टिव पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं तो उसमें भी ये प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। और जेंडर हार्मोन्स जो हमारे होते हैं, अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है मेल्स में और फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल कम है, तो भी उनमें ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज़्यादा होती है। अब डॉक्टर सुमन हम बात करते हैं डाइटरी फैक्टर्स की। तो डाइटरी फैक्टर्स में हम बात करें तो जिन लोगों को सफिशिएंट कैल्शियम नहीं मिल पाता, विटामिन डी नहीं मिल पाता या प्रोटीन नहीं मिल पाता, उन लोगों में भी ये समस्या होने की संभावना ज़्यादा होती है। और अगर बात कर हम मेडिकेशन की, तो एक सेगमेंट है मेडिकेशन में, जैसे कि कुछ लोगों को स्टेरॉइड लेना पड़ता है एनी हाउ किसी बीमारी की वजह से, या फिर बहुत सारे लोग जो यंग पर्सन्स हैं अपने बॉडी बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड लेते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई भी जैसे किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स है और वो एंटासिड सालों से बरसों से खा रहा है, तो उनमें भी ये संभावना ऑस्टियोपोरोसिस की संभावना ज़्यादा होती है। और कुछ मेडिकेशंस जो होते हैं जो जिन लोगों को दिया जाता है, जिन लोगों को सीजर्स आते हैं यानी कि दौरे आते हैं, उन लोगों को मेडिकेशन जो दिया जाता है उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस की होने की संभावना ज़्यादा होती है। कुछ लोग जिन लोगों को रीनल ट्रांसप्लांट या लिवर ट्रांसप्लांट होता है, जिन लोगों को किडनी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को भी जो मेडिकेशन वगैरह दिए जाते हैं उससे भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। और जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसमें हैं कुछ डिसीज़ेज़ जैसे कि मल्टीपल माइलोमा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सीलिएक डिसीज़, क्रॉन्स डिसीज़। तो ये हो गए मेडिकल कंडीशन जिसमें कि ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा होती है। और डॉक्टर सुमन, जो मैं लास्ट में आपको रिस्क फैक्टर बता रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल। अगर कोई किसी भी पेशेंट की या किसी पर्सन की लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है, एक्सरसाइज नहीं करता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो डेफिनेटली उसको ऑस्टियोपोरोसिस होगी। और अगला कारण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आजकल की मॉडर्न लाइफ स्टाइल में एल्कोहल एंड टोबैको यूज़। अगर कोई भी पेशेंट, कोई भी पर्सन ज़्यादा एल्कोहल लेता है या टोबैको ज़्यादा लेता है, तो उसको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना ज़्यादा है। तो डॉक्टर साहब, कोई भी व्यक्ति कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस कराए जिससे प्रॉपर डायग्नोसिस उसकी बन सके, और उसके बचाव क्या हैं? इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो वैसे तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन आजकल देखा ये गया है कि हर मोहल्ले में या फिर किसी सोसाइटी में कैंप लगता है, तो एक बेसिक लोग करा लेते हैं BMD, जो बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट होता है। ये तो एक बेसिक टेस्ट हो गया कि लोग कराते हैं, लेकिन इसकी सही डायग्नोसिस कराने के लिए DEXA स्कैन सबसे अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, एक इन्वेस्टिगेशन है। इसके अलावा विटामिन D लेवल और अपना कैल्शियम लेवल और जो कैल्सिटोनिन लेवल, PTH लेवल और थायराइड लेवल, इन सब चीज़ों को हम मतलब करा के और इसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। और जैसा कि आपने पूछा कि इससे बचाव के क्या उपाय हैं, तो डॉक्टर सुमन मैं बताऊं आपको कि जैसे एक मेटाबॉलिक डिसीज़ है, एक लाइफस्टाइल डिसीज़ भी है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी डाइट में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन करें, या डे टू डे लाइफ में अपना विटामिन डी लें। और इसके अलावा जो लाइफस्टाइल है वो हमारी बिल्कुल भी सेडेंटरी नहीं होनी चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। दिन में आप 24 घंटे अपने शरीर से काम लेते हैं, तो कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे अपने शरीर को एक्सरसाइज के लिए ज़रूर यूज़ करना चाहिए, जिससे कि हमारी हड्डियों और मांसपेशियों में जान बनी रहे और हड्डियाँ कमज़ोर ना हो। और जो लोग अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टोबैको लेते हैं, तो डेफिनेटली उनको ये अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। जैसा डॉक्टर साहब आपने कैल्शियम का जिक्र किया, तो आप ये बताइए कि कैल्शियम की पर डे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, और कैल्शियम हम किन किन चीज़ों से कंज्यूम कर सकते हैं? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा डॉक्टर सुमन। बेसिकली क्या है कि हमारे पेशेंट भी जो हमारे क्लिनिक में आते हैं वो पूछते रहते हैं कि पर डे रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैं आपको बताऊं, जो रिकमेंडेड डोज है वो एक 40-50 साल की उम्र तक आप मान के चलिए कि करीब 1000 मिलीग्राम पर डे की रिक्वायरमेंट होती है, और 50 से 70 के बीच में रिक्वायरमेंट बढ़ के 1200 मिलीग्राम पर डे के हिसाब से हो जाती है।
तो और जैसा कि आपने पूछा कि इसका सोर्सेज क्या है, नेचुरल सोर्सेज क्या हैं, तो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं वो डेफिनेटली रिच सोर्स होते हैं। इसके अलावा हम टोफू ले सकते हैं, टोफू में भी कैल्शियम अच्छा है। जो डार्क ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और आजकल तो डॉक्टर सुमन बहुत ही फोर्टिफाइड जूसेस एंड ड्रिंक्स आते हैं, तो डेफिनेटली हमें इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उनका भी बहुत अच्छा कैल्शियम लेवल होता है। तो यही सब नेचुरल चीज़ें हैं जिससे कि हम मतलब कैल्शियम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने विटामिन डी का भी जिक्र किया और ये बहुत सारी स्टडीज़ में भी पाया गया है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी लोगों में बहुत कॉमन है, तो हम नेचुरली विटामिन डी को कैसे कंज्यूम कर सकते हैं? तो डॉक्टर सुमन, मैं बताऊँ, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। और इसके बारे में ये बताना चाहूँगा कि विटामिन डी का एक ही नेचुरल सोर्स है और वो है सनलाइट। और इसका जो प्रोटोकॉल है कि भाई हम कैसे इसको कंज्यूम कर सकते हैं, इसके लिए एक प्रोफेसर जॉन प्रॉलिक हैं जो अमेरिकन बेस्ड साइंटिस्ट हैं, और उन्होंने वर्ल्ड ओवर इसकी स्टडी की हर कंट्री के हिसाब से। तो इंडिया कॉन्टिनेंट के हिसाब से जो उन्होंने, इंडिया सब कॉन्टिनेंट के हिसाब से जो उन्होंने प्रोटोकॉल बताया है वो ये है कि सुबह 10 बजे से लेके 3 बजे तक की धूप सबसे उपयुक्त होती है। और आप अगर उस धूप में 15 से 20 मिनट बैठ रहे हैं, और वही बैठने का तरीका ये है कि कम से कम आपके दोनों बाजू, दोनों पैर, जांघों से नीचे तक इतना एरिया प्रॉपरली एक्सपोज होना चाहिए सनलाइट में। और चौथा, अगर आप हफ्ते में 4 से 5 दिन भी विटामिन डी लेने के लिए धूप में बैठ रहे हैं तो भी अपने आप में सफिशिएंट है। ये तो हो गया नेचुरल सोर्स। अगर हम मान लीजिए डेफिशिएंट हैं, तो आप कितने डेफिशिएंट हैं इसका, और आपको इंजेक्शन देना है या टैबलेट देनी है या जो भी ऐसे देने हैं, इसका डिसीजन होल सोल डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब, जैसे किसी को ऑस्टियोपोरोसिस हो गई तो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट क्या है? तो जहाँ तक मेडिकल ट्रीटमेंट की बात है, इसके लिए हम लोग सारा डिसीजन लेते हैं डेक्सा स्कैन करा के। डेक्सा स्कैन को ये बताता है कि भाई इस ऑस्टियोपोरोसिस की ग्रेडिंग क्या है, स्टेजिंग है, ऑस्टियोपीनिया है कि ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपोरोसिस भी कितनी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके अकॉर्डिंग जो अवेलेबल मेडिकल ट्रीटमेंट हैं उसमें है इंजेक्शंस, टैबलेट्स। इंजेक्शन में हम लोग टेरिपेराटाइट इंजेक्शन भी देते हैं जो कि इंसुलिन की तरह इंजेक्शन होता है, और वो 6 महीने से 1 साल का कोर्स होता है, स्किन के नीचे लगता है। और ऐसे कई इंजेक्शन हैं जो कि साल में 1 बार लगते हैं और वो 3 साल के लिए रेगुलर को इंटरवल पे लगते हैं। ऐसे कुछ नए अभी इंजेक्शन आए हैं जो कि 6 महीने के अंतराल पे लगते हैं। और ऐसे कुछ टैबलेट्स हैं जो कि हम हर हफ्ते या हर महीने के हिसाब से ले सकते हैं। प्लस जैसा आप मैंने पहले भी बताया है कि कैल्शियम, विटामिन डी, ये सब तो एक ज़रूरी पार्ट है ही। और ये तो रहा मेडिकल ट्रीटमेंट। बट डॉक्टर सुमन, मैं आपको बताऊं, जैसा कि पहले भी हमने डिस्कस किया है, फिज़िकल एक्टिविटी एंड डाइटरी हैबिट बहुत अच्छी रखनी चाहिए, संतुलित रखनी चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपकी लाइफस्टाइल से भी जुड़ा हुआ है। जैसा आपने देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस एक गंभीर बीमारी है जिसके लक्षण, बचाव, प्रॉपर डायग्नोसिस और सारी चीज़ें डॉक्टर साहब ने बखूबी बताई। तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस इससे थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अर्ली डायग्नोसिस करें और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं और अपने ऑर्थोपेडिक या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया। और मैं चाहूँगी कि आप बराबर हमारे दर्शकों को सारी हड्डियों से रिलेटेड बीमारियों के बारे में जानकारी देते रहें, उनको अवगत कराते रहें, ताकि लोग, हमारे दर्शक, सतर्क रहें उन बीमारियों को लेके। बिल्कुल डॉक्टर सुमन, मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम मैं आपके चैनल पे लोगों को अपनी जानकारी शेयर कर पा रहा हूँ। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस चैनल पे बार बार आना चाहूँगा, जिससे मैं आपके दर्शकों को हड्डी संबंधित और जोड़ संबंधित या खेल संबंधित बीमारियों के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट है वो मैं देता रहूं और उन लोगों को इन चीज़ों से बचाव की जानकारी देता रहूं। धन्यवाद। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो आने वाले टाइम पे स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरीज और जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारियाँ देंगे। तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर करिए
और जो इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले टाइम पे और गंभीर बीमारियों के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकें। इसी के साथ आप अपने और अपनों का ख्याल रखें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।